नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को। बेसिकली आज की जो हमारी क्लास फोकस होगी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर फोकस होगी। कल की क्लास जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस होगी। उसके बाद की क्लास जो है हमारी पोल्यूशन के ऊपर होगी। ठीक है, तो अब हम अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो हमारा कोर्स चल रहा है अब उसकी हम समाप्ति की ओर हैं। और जो साथी ये क्लास आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि आपकी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के लिए जो होने वाली है उसके लिए हमने अपने चैनल पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन एक पूरी सीरीज दी है, जिसमें कि टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे टॉपिक्स की PDF भी एकदम निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, बाकी हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है सेलेक्ट होने का, कैसे हमने पढ़ के सिलेक्शन लिया है, उसी आधार पर अपने जो है अनुभवों के आधार पर हम ये क्लास डिज़ाइन करते हैं और आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम अध्ययन क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी आज चीज़ें समझने वाली हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब समझने वाली चीज़ें होती हैं तो हम पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम अपनी PPT पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं, एकदम आप फोकस होकर उन चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अपने सूर्य भगवान को। ये हैं आपके सन। क्या है? सन मतलब आपके सूर्य भगवान है। यहाँ से क्या होती है, जो ऊष्मा है वो कहाँ पे आती है? अर्थ पे, पृथ्वी पर यहाँ से ऊष्मा आती है। ठीक है, तो जो सन से ऊष्मा आती है, जो ऊर्जा आती है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा, वो देखिए उसमें कई प्रकार की रेज होती हैं। उसमें क्या होती हैं? कई प्रकार की रेज होती हैं। आप लोग आराम से आसान से एकदम कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये जो सन है इसमें कई प्रकार की रेज होती हैं। तो ये रेज क्या होती हैं? पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कितने प्रकार की रेज, वो कौन कौन सी रेज होती हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके साइंस में भी आता है, थोड़ा सा उस चीज़ का ओवरव्यू दे ले रहे हैं। देखिए होती हैं आपकी गामा रेज। इनमें जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा और इनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनको विभिन्न भागों में बांटा जाता है। जैसे गामा रेज हो गई आपकी, एक्स रेज हो गई आपकी, UV रेज हो गई, उसके बाद विजिबल रेज हो गई जिनको कि दृश्य प्रकाश बोला जाता है, उसके बाद इंफ्रारेड हो गई, उसके बाद आपकी माइक्रोवेव हो गई, उसके बाद आपकी रेडियो वेव हो गई। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी रेज होती हैं। ठीक है, अब जो गामा रेज होती है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। गामा में क्या होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। और सबसे कम एनर्जी आपकी रेडियो वेव्स में होती है। यानी कि जो हम ये क्रम लिखे हैं इसमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एनर्जी जो है हमें रेज में, वेव्स में कम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एनर्जी के साथ साथ अब इसका उल्टा होता है। अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, तो तरंग दैर्घ्य जो गामा रेज का होता है वो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती हैं, और जो रेडियो वेव होती हैं इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इन रेज के रूप में जो ऊर्जा है या फिर प्रकाश है वो इन्हीं रेज के रूप में पृथ्वी पर आता है। ठीक है, इन्हीं रेस के रूप में कहाँ पे आता है? पृथ्वी पर आता है। आपको ये ध्यान देना है। बाकी इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बस हम आपको यहाँ पे समझा रहे थे। तो होता क्या है कि जो प्रकाश आता है उसमें जो बेसिकली जो रेज आती हैं वो UV रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं आपकी। और जो ये UV रेज होती हैं ये क्या होती है? आपकी बीच में होती है ओजोन परत। क्या होती है यहाँ पे? ओजोन परत होती है। ओजोन परत होती है। नीचे क्या है? आपकी पृथ्वी। तो यहाँ जो UV रेज होती हैं वो तो यहीं से आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? UV रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कौन रिफ्लेक्ट हो जाता है? आपकी UV रेज। ठीक है, दूसरे कलर से इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं। तो UV रेज यहाँ से चली गई। ठीक है, ऐसे याद रखिए कि UV रेज यहाँ से अर्थ है। ठीक है, ये हो गई आपकी अर्थ समझ लीजिए, और ये हो गया आपका सन। ठीक है, तो ये UV समझ लीजिए, ये जो UV रेज है ना ये इनकी है बॉयफ्रेंड है। किसकी बॉयफ्रेंड है? अर्थ की बॉयफ्रेंड है। और जो UV रेज है ना वो एक्स बॉयफ्रेंड है। तो कोई बॉयफ्रेंड अपने पास आने देगा एक्स बॉयफ्रेंड के पास अपने गर्लफ्रेंड के? तो आप कहेंगे नहीं आने देगा। तो वही स्टोरी समझिए, ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि UV रेज जो होती हैं वो पृथ्वी पर आने ही नहीं देती, क्योंकि बीच में उनका क्या बैठा है? बॉयफ्रेंड बैठा है, ओजोन परत बैठा है। तो वो क्या करता है? वो UV रेज को कहता है कि तुम जहाँ से आए वहाँ वापस जाओ, अब तुम्हें पृथ्वी के समीप नहीं जाने देंगे। लेकिन ओजोन परत में भी हम देखते हैं कि आजकल क्या हो गया है? छिद्र हो गया है, जिसके कारण जो है UV रेज आ जाती हैं। ये हम अगले टॉपिक में समझेंगे। अभी हमें इतना समझना है कि बेसिकली UV रेज जो होती है वापस चली जाती हैं। तो बचा कौन? जो विजिबल रेज और इंफ्रारेड होती है। जो विजिबल रेड होती है और इंफ्रारेड होती है ये आती है पृथ्वी पर। ये आती है पृथ्वी पर। कौन आ रहा है? आपकी बेसिकली जो विजिबल और इंफ्रारेड है ये पृथ्वी पर आती हैं। अब पृथ्वी पर आ गई तो ये पृथ्वी की सतह को क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। पृथ्वी की सतह को क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। अब पृथ्वी की जो आपकी सतह है
वो हो गई गर्म। तो पृथ्वी की सतह को आपको कौन गर्म किया? तो पृथ्वी की सतह को गर्म कर रहे हैं यूवी रेज, सॉरी विजिबल रेज यानी कि दृश्य प्रकाश, और इंफ्रारेड, ये आ रहे हैं पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी की सतह को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी चारों ओर, पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता है, जो पृथ्वी पर हीट होती है, वो ये आने वाली किरणों से नहीं होती, इनसे नहीं गर्म हो रहा है, इनसे नहीं गर्म हो रहा है। इन आने वाली किरणों को बोला जाता है, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो ये किन तरंगों के रूप में आता है, तो ये लघु तरंग विकिरणों के रूप में आता है। किस रूप में आता है? लघु तरंग विकिरणों के रूप में ये प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो इससे वायुमंडल नहीं गर्म हो रहा है। अब यहाँ पर समझेंगे। अब होता क्या है, जैसे अर्थ अब गर्म हो गई है आपकी। कैसे गर्म हो गई है? अर्थ की ये जो सतह है ये गर्म हो गई है। कैसे गर्म हुई हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि जो सूर्य से आने वाली आपकी बेसिकली अभी हमने बताया कि यूवी रेज और इंफ्रारेड हैं, जब ये अर्थ की सतह पे आती हैं तो अर्थ की सतह क्या हो गई? गर्म हो गई। हम इसको येलो कलर से कर दिए। अब गर्म होती है तो क्या करती है? देखिए, जब कोई चीज़ गर्म होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे एक ईंट रख दी जाए गर्म करके, तो वो ईंट क्या करेगी? अपने आसपास का जो टेम्परेचर होता है, जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है, उसको क्या करने लगती है? उसको भी वो गर्म करने लगती है। उसको क्या करने लगती है? उसको भी वो गर्म करने लगती है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगता है। क्या होता है? लगता है ऊष्मा का स्थानांतरण। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो 3 रूपों में होता है। किसने, कौन कौन से रूपों में? 3 तरीकों से होता है। संवहन होता है, चालन होता है और विकिरण होता है। और विकिरण, ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे ये क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। संवहन में क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे चालन। चालन में क्या होता है? जैसे जब दो वस्तुएं पास में हैं, जैसे ये आपका हमने गर्म कर दिया ईंट और इसके बगल में ऐसे रख दी लोहे की कोई और चीज़, तो क्या होगी कि हम देखेंगे कि ये ईंट इस लोहे की क्या करेगी? क्षण को जो है गर्म कर देगी। तो यानी कि जब दो चीज़ों का डायरेक्ट जो है कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और उसके बाद ऊष्मा का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, तो वो उसको कहते हैं चालन। दूसरा आता है संवहन। संवहन में क्या होता है कि इसमें ये बेसिकली जो आपका द्रव और गैस होता है उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है संवहन के रूप में। कैसे होता है? देखिए, जैसे हमने पानी रख दिया उबलने के लिए, ये पानी हमने नीचे से रख दिया, लैंप लगा दिया, पानी उबल रहा है, तो होता क्या है कि यहाँ जो नीचे वाले अणु हैं इन्होंने ऊर्जा तो पा ली, ऊर्जा इनको मिल गई। अब ये ऊर्जा पाके ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले अणु नीचे बैठते हैं, फिर वो आते हैं, वो भी हीट होके ऊपर चले जाते हैं। यानी कि जिस अणु के पास ऊर्जा बढ़ रही है वो ऊपर चला जा रहा है, वो ऊपर चला जा रहा है, कम ऊर्जा वाले नीचे आ रहे हैं। तो इस प्रकार की ये जो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है इसको बोला जाता है संवहन। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संवहन। तो चालन और संवहन चलेंगे। चालन में क्या होता है कि ये चीज़ें ऐसे हमने रख दी तो ये क्रमागत रूप से ऐसे गर्म होती चली जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन संवहन में क्या है कि एक एक अणु, जैसे जो अणु है वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला अणु नीचे आएगा, फिर ये गर्म होकर ऊपर जाएगा, तो ऐसे इसको बोलते हैं संवहन। संवहन किसमें होता है? द्रव और गैसों में होता है। ये सब चीज़ें यहाँ की है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद होता है आपका विकिरण। विकिरण में होता है जब दो वस्तु, कोई माध्यम नहीं होता, जब कोई माध्यम नहीं होता तब जो है कोई माध्यम नहीं होता, जब बिना माध्यम के, जैसे अब सूर्य भगवान अंतरिक्ष में है, पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है ना, तो यहाँ से यहाँ जो आ रही है ऊर्जा वो विकिरण के रूप में आती है, जब तरंगों के रूप में। ठीक है, तो तरंगों के रूप में जब माध्यम नहीं होता है। चालन बेसिकली आपको याद रखना है ठोस में होता है, जब दो ठोसों को कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वहाँ पे चालन होता है। संवहन द्रव और गैसों में होता है। विकिरण जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। तो ये आप लोग समझ गए यहाँ तक की बात कि ऊष्मा ऐसे ट्रांसफर होती है। तो क्या होता है कि जब सन से हम अपने सन पे आ जाते हैं तो सन से जो आई, क्या आई आपकी, हमने बताया कि आपसे की जो विकिरणें आई, कौन कौन सी विकिरणें आई, हमने आपको बताया कि इंफ्रारेड बेसिकली आपकी आती है और विजिबल दृश्य प्रकाश आता है, ये सब आता है और पृथ्वी की सतह को क्या कर दिया? गर्म कर दिया गया, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी की सतह क्या करेगी? इन विधियों के माध्यम से, यानी कि अब ऊर्जा तो ट्रांसफर होगी, तो संवहन, चालन और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा ट्रांसफर होती है बगल के वातावरण में। ठीक है, तो हमें जो फोकस करना है अभी वो हम फोकस करेंगे अपना। देखिए, अब यहाँ से आ गई, अब यहाँ से ऊर्जा जो है ये ट्रांसफ़र हो रही है। क्या हो रही है? ये ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये जो पृथ्वी, अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो सूर्य से आती हैं जिस रूप में विकिरणें, उन्हें लघु तरंग विकिरणें बोला जाता है। तो इनसे जो है आपका इन्वायरमेंट नहीं गर्म होता, बल्कि अब ये जो आ गई पृथ्वी की सतह को गर्म कर दी, तो अब पृथ्वी से विकिरण होने लगती है, जिनको कि दीर्घ तरंग विकिरणें बोला जाता है। दीर्घ तरंग विकिरणें इन्हें बोला जाता है दीर्घ तरंग विकिरण। ठीक है, तो ये जो विकिरण होती है ये जाती है जब, अब हो क्या रहा है यहाँ से फोकस करिएगा, अब ये पृथ्वी से जा रही है क्योंकि पृथ्वी हीट हो गई है, तो पृथ्वी से निकल रही है दीर्घ तरंग विकिरणें, ये जा रही हैं। अब इनके रास्ते में अगर कोई अवरोध ना हो तो ये बाहर चली जाती हैं वातावरण से। कहाँ चली जाती हैं? आपके वातावरण से बाहर चली जाएंगी। तो आई और चली गई, यानी कि
जितनी ऊष्मा पहले थी उतनी ऊष्मा अभी भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो होता है आइडियल केस, ये तो होता है आइडियल केस। लेकिन होता क्या है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, इनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है। कुछ ऐसी गैसें आ जा रही हैं, कुछ ऐसी गैसें आ जा रही हैं जो कह रही हैं हम तुमको नहीं जाने देंगे। किसको नहीं जाने देंगे, तो दीर्घ तरंग विकिरणों को कह रही हैं कि बहुत हो गया, हम तुमको नहीं जाने देंगे। अब वो हैं कौन, वो गैसें हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। उसके अलावा आपकी N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। उसके बाद आपका जलवाष्प हो गया। उसके बाद आपकी मीथेन हो गई, ठीक है। उसके अलावा अन्य बहुत सी गैसें जो कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, और बहुत सारी गैसें यहाँ पे होती हैं। ये सब क्या करती हैं कि ये जो पृथ्वी से ऊष्मा आ रही है दीर्घ तरंग विकिरण, इनको अवशोषित कर लेंगी। अब क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में है, अब ये अवशोषित कर ली, तो ये जो है आपकी ये जो दीर्घ तरंग विकिरणें थी, ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाई, यहीं रह गई। अब होगा क्या, ऊष्मा जितनी ऊर्जा आई, जितनी ऊष्मा आई, क्या वो पूरी वापस लौट गई, पृथ्वी से बाहर चली गई पृथ्वी के वायुमंडल से? तो आप कहेंगे नहीं, उनको रोक लिया जा रहा है। कौन रोक ले रही हैं, तो ये कुछ गैसें हैं जो उनको रोक ले रही हैं। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी ऊष्मा आई उतनी जा नहीं पाई, जितनी आई उतनी जा नहीं पाई, तो आने की मात्रा बढ़ रही है, जाने की मात्रा कम हो रही है। तो होगा क्या कि अब तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि ऊष्मा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कि अब पृथ्वी पर जब ऊष्मा बढ़ रही है तो क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। इसे बोला जाता है वैश्विक तापन, क्या बोला जाता है इसको, वैश्विक तापन। ये चीज़ें आप लोग समझे कि फिर से समझा दें। हमने बताया, पूरी स्टोरी हम फिर से समझते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि एक आइडियल कंडीशन होती है कि भाई हमारी पृथ्वी है, ठीक है, सन से आ रही है ऊर्जा और पृथ्वी पे आ रही है, पृथ्वी की सतह को गर्म कर रही है। तो पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद यहाँ से जो इंफ्रारेड निकलती है पृथ्वी को ठंडा करने के लिए, कि अब यहाँ से इंफ्रारेड निकल रही है, अगर ये पूरी अंतरिक्ष में वापस चली जाएगी तो जितना पहले थी पृथ्वी पे ऊष्मा उतनी अभी भी रहेगी, यानी कि इक्वल रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ ऐसी गैसें रास्ते में आ जा रही हैं जो कि इन दीर्घ तरंग विकिरणों को बाहर नहीं जाने दे रही हैं अंतरिक्ष में। तो वो क्या, अब वो पृथ्वी के वायुमंडल में रह जा रही हैं। तो हो क्या रहा है कि जितनी ऊष्मा आ रही है उतनी ऊष्मा वापस नहीं जा रही है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का आसपास का चारों ओर का क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। तो इससे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन। अब आप लोग समझ गए यहाँ तक की कहानी, ठीक है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अब हम यहाँ तक की अगर आप कहानी समझ चुके होंगे यहाँ तक क्या हुआ, तो हम उसको अपने PPT में चल के उन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, एक छोटी सी बात समझिए। जैसे कभी गाड़ी में आप सब लोग बैठे होंगे, कार बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे होती है कार ना। तो इसमें कभी बैठिए तो होता क्या है कि यहाँ बाहर से जब लाइट आती है, कभी आप कोशिश किए होंगे कि कार में जाके बैठ जाइए और धूप खूब तेज हो, तो बाहर का जितना तापमान होता है उससे ज़्यादा तापमान कार के अंदर का हो जाता है, अगर उसमें AC नहीं चल रही है और उसके सारे शीशे जो हैं वो क्या हैं, बंद हैं, ठीक है, उसके सारे विंडोज़ क्या हैं, बंद हैं। तो होता क्या है कि बाहर ज़्यादा टेम्परेचर कार के अंदर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, प्रक्रिया वही है। यहाँ पे जो कांच है उससे तो लाइट आ जा रही है, लेकिन बाहर पूरी तरीके से वो जो ऊष्मा आ रही है वो बाहर नहीं जा पा रही है। तो यही जो कांच है, जैसे कार के बाहर ऊष्मा नहीं जा रही है ना, ऐसे पृथ्वी के चारों ओर ये जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं, ये भी पृथ्वी के बाहर ऊष्मा को नहीं जाने देते, और ये जो अंदर का तापमान गर्म होता चला जा रहा है, इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे ही बोला जाता है, ठीक है। बेसिक यहाँ समझने के लिए इतना ही है। अब हम चलते हैं अपनी PPT की ओर, और वहाँ से जो इससे जुड़ी हुई अन्य बातें हैं उनको हम समझते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि अब आप लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हो चुकी होगी। अब जब हम यहाँ पे बताएंगे तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ठीक है कि पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती हैं। ये तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में पृथ्वी पर आ रही हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी, यानी कि सूर्य है, इसको नोट कर लीजिएगा, सूर्य से जब पृथ्वी पर आ रही है तो ये लघु तरंग विकिरणों के रूप में आती हैं, लेकिन जब पृथ्वी यही हीट हो जाती है, पृथ्वी से वापस जब ऊष्मा जाती है तो ये दीर्घ तरंग विकिरणों के रूप में जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नुकसानदायक पराबैंगनी विकिरण ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती है। हमने बताया कि जो आपकी ओजोन मंडल है, हमने बताया था ना आपकी, समझ लीजिए कि ओजोन क्या है, पृथ्वी का बॉयफ्रेंड है, पृथ्वी उसकी गर्लफ्रेंड है। और यूवी क्या है, यूवी रेज जो है, इंफ्रारेड यानी कि औरक विकिरण, यूवी क्या है, ये है आपकी उनकी
ये है एक्स बॉयफ्रेंड है, यूवी क्या है, एक्स बॉयफ्रेंड है। तो ओजोन अपनी गर्लफ्रेंड के पास आने देगा उसके बॉयफ्रेंड की? तो आप बोलेंगे नहीं, तो वो कर देता है वापिस। बस समझ गए आप लोग आसानी से, एकदम उदाहरण से, इतना बढ़िया उदाहरण दिया कि आप लोग भूलेंगे भी नहीं। जबकि अब आगे देखिए, जबकि दृश्य आपको बताया था ना कि जो विजिबल होती हैं और जो औरक्त विकिरणें, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, अभी हमने शायद औरक्त बोला था वहाँ से, यूवी को, ये आपकी जो यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। हमें अब याद नहीं आ रहा है हमने क्या बोला था, हमें लगता है बोलने में हमने गलती कर दी थी। तो जो यूवी यानी कि आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई थी, ये तो वापस चली जा रही हैं, लेकिन जो आपकी दृश्य होती हैं और इंफ्रारेड होती हैं, औरक्त विकिरणें इंफ्रारेड को बोला जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड होती हैं और विजिबल लाइट होती हैं। देखिए ये हम आपको एक बार दिखा देते हैं, हमने बताया था ना यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट, और ये जो विजिबल और अल्ट्रा वायलेट तो वापस चलेगी। अब विजिबल और इंफ्रा जो हैं ये आ रही है पृथ्वी के वायुमंडल में और पृथ्वी की सतह को क्या कर रही हैं, गर्म कर रही हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि जबकि दृश्य और औरक्त विकिरणें ऊष्मीय विकिरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुँचती हैं। ऊष्मीय विकिरण धरातल को गर्म करती हैं और विकिरण संवहन चालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है हमने बताया ना कि पृथ्वी की सतह गर्म हो गई। अब ऊष्मा के जो है संचालन की 3 विधियां होती हैं। ऊष्मा कैसे ट्रांसफर होती है? 3 विधियों के माध्यम से, या तो संवहन के द्वारा, या तो चालन के द्वारा, या तो विकिरण के द्वारा। तो इस माध्यम से पृथ्वी का वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। अब क्या करें, पृथ्वी ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर शेष को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है। हमने बताया ना कि जितने इसको जरूरत है उतना ले ली, बाकी ये अब रिटर्न कर देगी, अंतरिक्ष में रिटर्न जाएगा। लेकिन हमने बताया कि मार्ग में अवरोध हो जाता है, अगर रिटर्न आसानी से चला जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे दिक्कत जब अवरोध हो रहा है उससे है। अब अवरोध आ गया, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित गैसें अतिरिक्त ऊष्मा को रोक लेती हैं, अतिरिक्त ऊष्मा को रोक लेती हैं, जिससे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। बस इतना ही याद रखना है, जितनी ऊष्मा आई उतनी ऊष्मा जब चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आने वाली ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा है, जाने वाली ऊष्मा की मात्रा कम है, तो जब कोई चीज़ आ ज़्यादा रही है तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ ऊष्मा आ रही है यानी कि टेम्परेचर आ रहा है, तो टेम्परेचर जाएगा बढ़। क्यों बढ़ रहा है वो हमने बताया कि जो गैसें हैं, कुछ गैसें हैं जो कि नहीं जाने देती हैं, ठीक है। चलिए 1824 में जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी अभी, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक क्रिया है जो ग्रह के वातावरण को, ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद कर रहा है। हमने बताया ना कि जो आपकी कार है वो बाहर की अपेक्षा अंदर ज़्यादा गर्म हो जा रही है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पृथ्वी के संदर्भ में क्या होता है कि जो पृथ्वी है, देखिए क्या लिखा है, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ग्रह के वातावरण के तापमान को अधिक बनाने में मदद करता है। यह क्या कह रहा है कि ग्रह का जितना तापमान है, अब तापमान उससे ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट आता कहाँ से है, तो ग्रीन हाउस जो होता है ना, तो बेसिकली ये जो ग्रीन हाउस है, पहले आप ये समझिए ग्रीन हाउस आया कहाँ से, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, ग्रीन हाउस आया कहाँ से। ग्रीन हाउस का इफेक्ट का मतलब आप तो समझ गए हैं, इसका मतलब है कि तापमान का बढ़ना, जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है, मतलब तापमान जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जब उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसे बोला जाता है, हम समझे इतना बेसिकली कि ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। आप पहले समझेंगे कि ये आया कहाँ से। देखिए कृषि होती है, कृषि को जब बेमौसम में, बिना मौसम में जब हमें फसलें उगानी होती हैं, जैसे कुछ आपकी सब्जियां हो गई उनको उगाया होता है, एक प्रकार का ऐसे कृत्रिम माहौल बनाया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है, ग्लास, आपका कांच का एक घर बनाया जाता है, कांच या अपारदर्शी ऐसी बहुत सी पन्नियाँ होती हैं जिसके माध्यम से ये डिज़ाइन किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि अब यहाँ मौसम, हमें उन पौधों, जो पौधे हम यहाँ उगा रहे हैं उनके हिसाब से हमें यहाँ तापमान क्या होता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है कि उतना तापमान यहाँ पे रहे इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे कांच का चारों ओर बना दिया जाता है और इसमें सूर्य की लाइट आ जाती है, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसे होता है कि इसमें लाइट आती है लेकिन बाहर नहीं जाती, तो इसके अंदर का क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, और इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस। इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस। यहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। क्या की जाती है, खेती की जाती है। कैसे खेती की जा रही है, तो तापमान बढ़ा के जो ये इफेक्ट हो रहा है इस कांच हाउस के बनने के बाद, अंदर का तापमान बढ़ रहा है, तो इसी से नाम आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये तो हम अपने सुविधा के लिए करते हैं, सब्जियों को उगाने के लिए करते हैं, लेकिन जब यही क्रिया पृथ्वी के केस में हो जाती है, यहाँ पे कांच है और पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं, जब वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाना शुरू करती हैं, तो यही हम बोलते हैं कि वैश्विक तापमान जो हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी को बोला जाता है, जब पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण का जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। वही लिखा है कि किसी ग्रह के वातावरण में जब तापमान अपेक्षाकृत अधिक बढ़ने लगता है। अब आशा करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक तापमान आपको समझ में आ चुका होगा। जिनको नहीं समझ में आया आप एक बार फिर से क्लास देख लीजिएगा, ठीक है।
अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा क्या नहीं समझ में आया, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम देना उचित नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं। तो वो गैसें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन्न करती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब यहाँ से अगर इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंटेबल फॉर्म में देंगे तो इसको हम इरेज कर देंगे, बट एक बार आपके समझाने के लिए हम लिखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें पहले समझिए क्या, ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करें। अब आप कहेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने का क्या मतलब है, तो वही मतलब है कि वही गैसें हैं ग्रीन जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। आप बोलेंगे पृथ्वी के तापमान को क्यों बढ़ा रही हैं, तो अभी हमने बताया कि जो पृथ्वी पर ऊष्मा आ रही है लघु तरंग विकिरणों के रूप में, जब वो वापस जाने लगती है तो ये गैसें उसको रोक लेती हैं। जब रोक लेंगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो यही जो रोकने वाली गैसें हैं इनको बोलते हैं हम क्या, ग्रीन हाउस गैसें। समझ गए आप लोग, अब एकदम बेसिकली समझाए कि ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। अब आप कहेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो हमने बताया ग्रीन हाउस प्रभाव है कि पृथ्वी का जो तापमान है बढ़ रहा है, उसका बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो आप कहेंगे क्यों बढ़ रहा है, तो हमने बताया कि जितनी मात्रा में आ रही है ऊष्मा उतनी मात्रा में जा नहीं पा रही है, सूर्य से ज़्यादा आ रही है, लेकिन जब सूर्य से पृथ्वी रिसीव कर ले रही है, तो जब पृथ्वी यहाँ से भेज रही है तो जा नहीं पा रही है, क्योंकि रास्ते में कुछ लोग बैठे हैं जो रोक ले रहे हैं, और वो लोग जो हैं उन्हीं को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। अब एकदम आसान से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, तो ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। अवशोषण का मतलब है कि यहाँ बैठी हैं, उनको सोख ले रही हैं। अवशोषण का मतलब समझते हैं, किसी चीज़ को सोख लेना, दम देसी भाषा में बोलें तो किसी चीज़ को सोख लेना। तो अब यहाँ से जो लाइट, यहाँ पृथ्वी जो यहाँ से भेज रही है विकिरणों को, तो ये जो बैठी हैं ऊपर, ये इसको सोख ले रही हैं। सोख ले रही हैं तो वातावरण का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, और इनको क्या कर रही है, इनको उत्सर्जित कर रही है फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में। तो वही लिखा है, हम जो समझाएं वो समझिए, चीज़ें यहाँ पे वही लिखी हैं, थोड़ा सा टेक्निकल लिखी हैं कि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरणों की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें, अब ग्रीन हाउस गैसों की बात कर रहे हैं, कौन सी गैसों की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों की। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है जलवाष्प। जो जलवाष्प होती है ये भी सेम काम करती है, ठीक है। जलवाष्प हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उसके बाद आपका मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए, एक रिपोर्ट आई थी आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की WMO की 2023 में। इसमें बताया गया था कि कौन से गैस का कितनी मात्रा में जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस वैश्विक तापमान बढ़ोतरी में किस गैस का कितनी मात्रा में योगदान है। तो सबसे ज़्यादा, अब आपको ये परसेंट नहीं याद रखना है, बस एक बार दिमाग में बैठाना कि सबसे ज़्यादा योगदान आपके कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके बाद मीथेन का है, उसके बाद HCF का है, ठीक है, CFC वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरो आपके कार्बन्स का है। ये इसमें ये HCF से लिखा है, ये CF से लिखा है, तो ये देखिए ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। बस आपको इसमें याद क्या रखना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सबसे ज़्यादा योगदान है वैश्विक तापमान में, उसके बाद मीथेन का है, उसके बाद बाकी जो है इन चीज़ों का बहुत कम है, जो आपकी CFCs हैं आपकी, या फिर HCFCs हैं, या फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग समझ गए हैं। हम यहाँ पे क्या किस चीज़ की चर्चा की है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली आपको वही बताया जो भी हमने आपको समझाया है। उसके बाद इन गैसों के आपको नाम याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से पूछा जा नहीं सकता है, पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये क्रम पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के योगदान देने वाली निम्नलिखित का घटता क्रम क्या होगा, बढ़ता क्रम क्या होगा। तो ये क्रम आपको याद रख लेना है, घटता या फिर बढ़ता क्रम, ठीक है। बस ये क्रम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब गैसों का वर्गीकरण एवं महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला हमारा फैक्ट है कि पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछा जाए क्या है, कि पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, तो आपकी वो जलवाष्प है। क्या है, जलवाष्प है। और दूसरी चीज़ आपको याद ये रखना है कि अगर आपसे कहीं पूछा जाता है क्या हाइड्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस है, तो नहीं, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसको हमने इस पॉइंट को यहाँ पे इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि कई जगह जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देता है तो वहाँ पे लिख देता है कि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस है। तो याद रखना है कि आपको नहीं है, एक बार बोल दे रहे हैं, बोलने से क्या होगा कि आपके अंदर सजगता आ जाएगी, पेपर में गलत नहीं होगा। याद करने वाली ये चीज़ है नहीं, बस सुन के आपको याद आ जाएगा कि हाँ क्लास में ऐसा पढ़ाया गया था कि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जैसे ही ये ऑप्शन सामने क्लिक होगा तो आप उसको सही कर लेंगे। आगे की जो आपका IPCC है, IPCC का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है।
आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। लिख दें यहाँ पे। अभी लिखेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे मतलब सब कुछ लोग क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है कि फिर प्रिंट जो करवाते हैं नोट्स उनको नहीं मिलता, तो हम लिख दे रहे हैं, ये अपने आप मिट जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आप लोग लिख लीजिएगा, आईपीसीसी का फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आईपीसीसी ने जो है 6 प्रमुख गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में चिन्हित किया है। ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं अभी एकदम बढ़िया से बताए हैं। ठीक है, तो आईपीसीसी ने जो है 6 प्रमुख गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में बताया है। वो कौन सी प्रमुख हैं, यहाँ पे भी लिखा है कि जो आपकी CH4 है यानी कि मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये तीनों सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। उसके अलावा जो CFCs हैं, आपका CF6 है, NF3 है, ये भी आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है, उन 6 में ये भी है। आपको याद कौन सी रखनी है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और CFCs, ये आपको भूलना नहीं है इतने का। उसके बाद जो आपका SF6 है और NF3 है, ये उतना याद नहीं करना, ये पूछा भी नहीं जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFCs, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये तो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये वो गैसें हैं जो डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कुछ ऐसी गैसें हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी, इनडायरेक्ट रूप से क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। उनमें से कुछ गैसें हैं जैसे आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई आपकी CO। ठीक है, उसके बाद नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको शॉर्ट में NMVOC बोला जाता है। उसके बाद आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ये सब क्या हैं, ये सब आपके इनडायरेक्ट रूप में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें। और ये क्या है, प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें। ये क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब बहुत डीप में बहुत हार्ड पेपर बनाया जाएगा तब ऐसा होगा। अच्छा, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट 10 नंबर का आना जो है कोई छोटी बात नहीं है। हम आशा करते हैं कि बहुत टफ पेपर ना बनाए आयोग, एक सामान्य पेपर बनाए। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आप जिनके साथ कंपटीशन में बैठे हैं वहाँ पे अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो PCS की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब PCS का आपको बहुत सारे हमारे संपर्क में मतलब बहुत लोग हैं जो कि अभी मतलब भैया लोग हैं जो कि जिन्होंने कई बार UPSC का PCS का मेंस लिखा है, और वो साथ में जो है उन्होंने लेखपाल का भी पेपर दिया था। तो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि UPSC PCS का मेंस लिख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो लेखपाल की परीक्षा में भी बैठते हैं। तो आपका कंपटीशन उनके साथ है, तो थोड़ा हल्के में तैयारी ना करके थोड़ा डीप में करिए कि पेपर चाहे जैसा भी है हम समान सबके साथ हमारा भी जो है कंपटीशन रहेगा, वो मान के तैयारी करिए। इसीलिए हम आपको PYQs जो है ना वो PCS प्री में जो भी आए हुए हैं उनको भी सम्मिलित करके इस क्लास में पढ़ा रहे हैं। आप उठा के जो है देख लीजिएगा PYQs, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप बताइएगा, चाहे आपके UP में आया हुआ हो चाहे PCS में। अब 100% नहीं, लेकिन 95 to 99% आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा डीप में हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तक की कहानी हमने देखा। हमने यहाँ पे बेसिकली क्या देखा, 2 फैक्ट देखे कि पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जलवाष्प है। ठीक है, इसको हमने देखा, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि आईपीसीसी ने जो है आपकी 6 प्रमुख हरित जो है ग्रीन हाउस गैसों को बताया है। तो जो 6 प्रमुख हैं वो आपकी ये हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि हम जिनको नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, ये प्रत्यक्ष वाले में है, डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है इसका कुछ प्रभाव वो होता है, और प्रभाव में क्या कुछ सकारात्मक भी होते हैं और कुछ आपके हानिकारक भी होते हैं। तो जो लाभदायक प्रभाव हैं वो क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले आप जानिए कि जो पौधे होते हैं ये भोजन कैसे बनाते हैं। ये वातावरण से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं भोजन। ये क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब अगर पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पहले ऐसे समझिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, अगर इसको छोड़ दें, जलवाष्प को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 64% है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी आपके वातावरण में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ रही है तो क्योंकि अब पेड़ तो जो है खाना किससे बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना रहे हैं। तो वही लिखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 ग्रहण कर जीवनदायी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। समुद्रों में जब देखो फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में हमने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग में शुरुआत की हम कक्षाओं को शुरू कर रहे थे, वहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में बताया था कि जैसे पृथ्वी पर सपोषी पौधे होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे समुद्र में छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं, पादप होते हैं, जो कि अपना
भोजन स्वयं बनाते हैं और वो भी सेम काम करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में। तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो CO2 के माध्यम से अपना भोजन बनाएंगे। तो प्रॉफिट तो यही है कि ये दोनों बढ़िया अपना इनको भोजन खूब मिलने लगता है, यानी कि भोजन बनाने के लिए सामग्री जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो, क्योंकि ये भोजन बनाते हैं CO2 से ही। ठीक है, और इसका हानिकारक क्या प्रभाव है? हानिकारक प्रभाव है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि ऊष्मा जो है अंदर ज़्यादा रह जा रही है पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के चारों ओर, तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन बढ़ेगा। और वैश्विक तापन से प्रभाव क्या होने वाले हैं अभी हम बहुत अच्छे से देखेंगे आगे चल के फिर से। ठीक है, आपको पता ही है कि वैश्विक तापन बढ़ेगा तो जो आपकी जो है ध्रुवों पे बर्फें हैं वो पिघलेंगी, उसके साथ साथ जो आपका मौसम है उसकी दशाएं परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, और कई सारे जीवों की, कई सारी प्रजातियों की प्रजातियां ही नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनको एक विशेष जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे अब जब हम प्रवालों की चर्चा कर रहे थे तो हमने प्रवाल विरंजन के रूप में एक प्रमुख कारण के रूप में किसको देखा था? ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखा था, वैश्विक तापन को देखा था कि प्रवाल जो है नष्ट हो जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो है यहाँ पे ये जो स्लाइड हमने दी है ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस आपके समझ के लिए हमने दे दिया है कि अगर क्या होता है, अगर CO2 में वृद्धि होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके फैक्ट को नहीं याद रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वैश्विक ऊष्मन मुख्य रूप से CO2 तथा CFCs के उत्सर्जन के कारण होता है। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन के लिए हमने 6 प्रमुख गैसें बताई, उसमें हमने बताया कि लगभग 64% आपके CO2 का ही योगदान होता है। ठीक है, और अगर ओवरऑल पूछा जाए जलवाष्प को भी शामिल कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान जलवाष्प का होता है, लेकिन जब जलवाष्प को नहीं शामिल किया जाता है तो उसके बाद आपका CO2 का ही होता है। ठीक है, ये याद रखना है। 1950 में CO2 की मात्रा 315 ppm थी, बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, बस समझना है। कह रहा है कि 1950 में 315 थी और अब 420 को पार कर चुकी है। ठीक है, यदि अब ये बता रहा है कि कैसे, मतलब CO2 की मात्रा बढ़ रही है, 315 से 420 हो गई, तो बढ़ने का क्या मतलब है? बढ़ने का मतलब है कि वैश्विक तापन भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है। अगर ये बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? वैश्विक तापन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होगा तो वैश्विक तापन बढ़ेगा। तो वैश्विक तापन बढ़ेगा तो क्या होगा? लिखा है कि यदि यही वृद्धि दर रही तो 21वीं सदी के अंत तक जो है इसकी मात्रा 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक बताया जा रहा है कि आपको डेटा दिया गया है कि जो CO2 की मात्रा है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, अगर इसी स्पीड में बढ़ती रहेगी तो 6 डिग्री जो है 21वीं सदी के अंत तक जो है बढ़ जाएगा टेम्परेचर किसका? आपके ग्रह का, आपके पृथ्वी का। ठीक है, अब आगे लिखा है कि पूर्व औद्योगिक युग में CO2 की सांद्रता लगभग 278 ppm थी। अब देखिए, पूर्व औद्योगिक युग में यानी कि जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था यहाँ पे आपके संसार में, तब CO2 की मात्रा कितनी थी? 278 ppm थी, और अभी कितनी है? 420, 450 को पार कर चुकी है। और भविष्य में अगर 650 पहुँच जाएगी, 650 से 900 पहुँच जाएगी तो ऑब्वियसली सी बात है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ जाएगा वर्तमान से। ठीक है, और ये बताया गया कि जीवाश्म ईंधन जलने से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है, जिसमें प्रमुख जो रीजन बताया जा रहा है वो क्या है कि आपके जीवाश्म ईंधन के जलने का। तो कहीं आपसे पूछेगा कि प्रमुख कारण क्या है आपके CO2 की मात्रा बढ़ने का, तो उसमें एक प्रमुख कारण है आपका ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जो आपका डीजल पेट्रोल है। ठीक है, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस हमने समझाने के लिए बताया है कि चीज़ें किस रूप में हो रही हैं, कि किस रूप में, मतलब हम ही लोगों का दायित्व है कि इतनी अधिक मात्रा में CO2 का उत्सर्जन ना बढ़े कि हम लोगों के लिए वो चीज़ें जो हैं बहुत हानिकारक साबित हो। तो इस पे हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं के प्रत्यक्ष रूप में कोई प्रश्न आता है तो इसको आप सॉल्व कर लें। अब आगे हम देखेंगे मीथेन के बारे में, क्योंकि हमारी मीथेन भी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो मीथेन के बारे में हमें याद रखना है कि मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीथेन को बोला जाता है मार्स गैस, और ये भी एक हरितगृह गैस है, साथ में ये वायु प्रदूषक भी है। मीथेन क्या है? आपका वायु प्रदूषक भी है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। प्रमुख स्रोत, अब मीथेन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? जैसे बायोगैस, जो आप गोबर गैस सुने होंगे, गोबर गैस। ठीक है, गोबर से बनाई जाती है ना गैस, तो वो बायोगैस है आपके, वहाँ पे मीथेन का उत्सर्जन होता है। जब अपघटन होता है, जब जीवाणु चीज़ों को तोड़ते हैं, उनको अपघटन करते हैं, यानी कि जब जैविक पदार्थ को अजैविक तत्वों में वो तोड़ते हैं, तो वहाँ पे भी मीथेन आपकी उत्पन्न होती है। ठीक है, जो जुगाली करने वाले पशु हैं, जुगाली करने वाले पशु का मतलब समझते हैं? जुगाली बहुत, जब हम 3-4 में होते हैं तब एक साइंस की बुक थी उसमें पढ़ाया जाता है। जुगाली का मतलब होता है जो गाय भैंस होते हैं ना, वो खाना खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद खाने को जब वो देखते हो वो बैठ जाते हैं ना, तो चबाते रहते हैं, तो उसे कहते हैं जुगाली करना। वो फिर से जो है उसको क्या करते हैं, अपने मुंह में लाते हैं और उसको चबा चबा के उसको फिर से, मतलब एक बार तो खा लिए, उसके बाद फिर से उसको अपने मुंह में लाते हैं, उसको चबाते रहते हैं बैठ के। देखिए, कभी बैठे रहते हैं ना आराम से जानवर, जब खाना नहीं खाते तभी भी उनका मुंह चलता रहता है, तो उसको ही
एकदम समझने के लिए जानी, वही होता है जुगाली करना। धान के खेत से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है, कोयले की खदानों से, ठीक है। सर्वाधिक भाग जो है आर्द्र भूमि से उत्सर्जित होता है मीथेन गैस। अगर आपसे पूछना है कि सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैसों का उत्सर्जन कहाँ होता है, तो जो आपकी आर्द्र भूमियां हैं वहां से होता है। आर्द्र भूमियों के बारे में भी चर्चा बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं। इन्वायरमेंट में हम कुछ भी छोड़े नहीं आप लोगों के लिए, और जो भी बचा है वो आगे हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद है कि वायुमंडल में जीवन काल लगभग 12 वर्ष होता है, किसका, आपके इसी का, और यह किसका, मीथेन का। और मीथेन जो है ऑक्सीकृत होकर के CO2 और जल में परिवर्तित हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा पेपर में कि मीथेन जो है ऑक्सीकृत होकर किसमें परिवर्तित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में आपकी मीथेन क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब आपका एक है मीथेन हाइड्रेट क्या होते हैं। देखिए आपकी मीथेन है, ठीक है, इसके चारों ओर जल के अणु हैं और बहुत टेम्परेचर ठंडा है, तो होता क्या है कि एक क्रिस्टल रूप में बन जाता है, यानी कि जम जाती है। एकदम साधारणता समझिए कि मीथेन जम जाती है जब तापमान बहुत कम होता है। तो मीथेन जम जाती है तो उसको मीथेन हाइड्रेट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, मीथेन हाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। तो जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती हैं, ठीक है। तो मीथेन जब जम जाती है कम टेम्परेचर में पानी के साथ मिलकर के, तो उसे मीथेन हाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है। मीथेन का मीथेन है, हाइड्रेट जहां जुड़ा हो तो वहां समझ लीजिए पानी से ही संबंध है। अब क्या हो क्या रहा है कि अब ये मीथेन हाइड्रेट जो है, ये आपका जो ध्रुवीय प्रदेश है आर्कटिक अंटार्कटिक में, ये जमा है वहाँ पे बर्फ के नीचे। ये मीथेन भी वहाँ पे क्या है, मीथेन हाइड्रेट भी वहाँ पे जमे हुए हैं। अब हो क्या रहा है, जब वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो वैश्विक तापमान से क्या होगा कि ये मीथेन हाइड्रेट भी पिघलेंगे। मीथेन हाइड्रेट पिघलेंगे तो मीथेन निर्मुक्त होके आपके कहाँ पे जाएगी, आपके वायुमंडल में आएगी। तो फिर वही प्रक्रिया होगी कि और ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। तो वही लिखा है कि भूमंडलीय तापन से इसके पिघलने का खतरा है। पिघलने पर यह प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। स्थान आर्कटिक अंटार्कटिक बर्फ के नीचे तलहटी निक्षेपों में, ठीक है। अब आप लोग जो प्राकृतिक गैस का नाम सुने होंगे वो यही प्राकृतिक गैस है, वो यही मीथेन के क्या है, आपके निक्षेप हैं जो कि जमे हुए हैं। तो यहाँ से जब मीथेन यानी कि ये प्राकृतिक गैस के रूप में निकलती है, प्राकृतिक गैस और जल के रूप में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मीथेन हाइड्रेट आप लोग समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। अब इसमें हम कुछ और कारकों को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली नोट्स के जैसे हैं, फैक्ट्स हैं। अब आगे लिखा है कि चावल की खेती से मीथेन उत्सर्जित होती है। आप लोगों को ये याद रखना है कि पूछा जाएगा कि मीथेन की उत्सर्जन निम्न में से किसकी खेती से होता है, तो चावल की खेती से होता है मीथेन का उत्सर्जन, ठीक है। और नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के प्रयोग से, जैसे खेतों में जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो उससे भी आपका किसका उत्सर्जन होता है, आपके मीथेन का। सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया इसको पढ़ने के चक्कर में। हमने बोला कि चावल की खेती से मीथेन का उत्सर्जन होता है, और जो आपका N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उत्सर्जन कहाँ होता है, जब हम खेती में अपने नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, नाइट्रोजन आधारित जो उर्वरक होते हैं जब इनका यूज करेंगे तो N2O का उत्सर्जन होता है। बेसिकली हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट उन गैसों के नाम बता रहे हैं जिनका उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं तो उनके उत्सर्जन का कारण हम आपको बता रहे हैं, और सब का नहीं बता रहे हैं, उन्हीं का बता रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, ठीक है। ताकि जो चीज़ आप पढ़ें, जो चीज़ याद करें, वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। अगला देखते हैं। आगे लिखा है कि जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहन और वनों की कटाई, ये भी इनका भी महत्वपूर्ण योगदान किसमें है, ग्लोबल वार्मिंग में। जब हम जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन करेंगे तो हमने आपको बताया कि इससे भी ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तेल से चलने वाले वाहन जैसे आपकी कार है, मोटर्स हैं, जहाँ पे भी जीवाश्म ईंधन, कुल मिला के इसका जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जीवाश्म ईंधन जब जलेगा, ठीक है, जब ये जीवाश्म ईंधनों का हम यूज करेंगे चाहे जहाँ, तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उत्पन्न होंगी, ठीक है। और एक प्रमुख कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई से भी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में प्रभाव पड़ता है। आगे क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं क्या इनका प्रभाव जो है आपके जलवायु परिवर्तन पे है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है ये जलवायु परिवर्तन पर तो स्पष्ट रूप से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो पूरे जो जलवायु होती है वो क्या हो जाती है, उसकी दशाएं जो हैं बदल जाती हैं। क्या होती हैं, बदल जाती हैं, सीधे पड़ता है प्रभाव। लेकिन क्या ओजोन परत पे भी इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, तो आपको याद रखना है नहीं। ग्रीन हाउस गैसों का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता ओजोन परत पे, अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं चीज़ें एक दूसरे को, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं कोई प्रभाव पड़ता। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। अब एक बात आपको ये याद रखनी है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक फैक्ट है कि नासा जो है अन्य अध्ययनों के माध्यम से सौर धधक, सोलर फ्लेयर में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानता। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये देगा पेपर में कि प्रमुख कारण है, और आप भी सोचेंगे कि हाँ प्रमुख कारण होगा। तो सौर धधक पे समझिए, सौर धधक क्या है, सोलर फ्लेयर ऐसे समझिए। सौर धधक का सीधा सा मतलब है कि जब सूर्य से
आने वाली जो ऊष्मा और ऊर्जा की मात्रा है ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। जब सूर्य पे सूर्य धब्बों की संख्या बढ़ती है तो सोलर फ्लेयर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सोलर फ्लेयर की मात्रा बढ़ने का क्या मतलब है कि सूर्य भगवान से आने वाली ऊष्मा की मात्रा जब बढ़ जाए। लेकिन ये याद रखना है कि सूर्य की ऊष्मा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। सूर्य की ऊष्मा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सूर्य से चाहे ऊष्मा आ रही है, सोलर फ्लेयर से अगर वृद्धि होती है मतलब ऊष्मा बढ़ रही है थोड़ी बहुत, तो उससे जलवायु परिवर्तन नहीं होता। उसका जो मेन रीजन है भाई, मान लो सूर्य से आई ऊर्जा और अगर वापस चली जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत है हमारी जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, दिक्कत इनसे है। जब ये रोक लेती हैं, जाने ही नहीं देती, तो आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि सोलर फ्लेयर से अगर सोलर फ्लेयर में वृद्धि होती है तो उससे जलवायु परिवर्तन का कोई वो प्रमुख कारण नहीं है, एकदम नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखे हैं इस प्रश्न में गलती किए थे। हमने मतलब देखा है कई लोगों से। ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों के प्रभावों को देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा इफेक्ट तो आप जानते ही हैं कि जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा। वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो वही लिखा है कि भूमंडलीय उष्णता का प्रत्यक्ष प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। तापमान बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्फें क्या होंगी, पिघलेंगी। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर सर्वाधिक भांगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ठीक है। ये सर्वाधिक भांगुर यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अगर हम वैश्विक तापमान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो जमी हुई जो है ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघलेंगे, ठीक है। ये पूरी जब वहाँ का ग्लेशियर ही पिघल जाएगा तो वहाँ का इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा पूरा, मतलब वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर इकोसिस्टम की अपनी एक विशेषता होती है। तो वही लिखा है कि सर्वाधिक भांगुर इकोसिस्टम है वो। उसके बाद मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर के तट। अब क्या हो रहा है, जब ये इतनी सारी बर्फ पिघलेगी तो जो आपका सी लेवल है ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा। जब सी लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि जो सी लेवल के नज़दीक हैं, जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वो क्या हो जाएंगे, डूबने लगेंगे। जो तटीय प्रदेश हैं वो डूबने लगेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, महासागरों का जलस्तर बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है, तटीय क्षेत्र जो है डूब रहे हैं। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है, वहाँ के अनेक जो छोटे छोटे जो तटीय गाँव थे वो इसका डायरेक्ट इफेक्ट वहाँ पे पड़ा है। वहाँ के कई सारे जो है गाँव हैं वो डूब चुके हैं, ठीक है। और जलवायु में परिवर्तन होगा, जब तापमान बढ़ेगा, जलवायु में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, कई सारी प्रजातियों का व्यवहार बदल जाएगा। जैसे अब हम देखते हैं कि आम में जो है समय से पहले बौर आने लगता है, क्योंकि आम के लिए एक विशेष समय चाहिए होता है, एक विशेष तापमान चाहिए होता है। लेकिन अब क्या होता है कि ठंडियाँ बहुत कम पड़ती हैं, ठंडी नहीं पड़ती तो क्या होता है कि वो आम जो है उसको समय से पहले, जैसे जो 2 महीने बाद, 1-2 महीने, अभी इतना ज़्यादा तो अंतर नहीं आया लेकिन 15-20 दिन का अंतर होता है कि जो 15 दिन बाद उसमें बौर लगती है, वैसा मौसम पहले ही आ गया तो 15 दिन पहले बौर लग जा रहे हैं। तो ये सब प्रभाव हैं। उसके बाद हम यहाँ एक प्रभावों की लिस्ट बना दी है कि भूमंडलीय उष्णता, मतलब ये भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की। तो सकारात्मक प्रभाव, अधिक बादल होते हैं, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है, CO2 के कारण, क्योंकि CO2 होगा, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, पौधे ज़्यादा खाना बनाएंगे। और क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है पौधों की, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि होती है। ये सब सकारात्मक कारण के रूप में आते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के सकारात्मक कारण कौन से हैं, तो ये सब हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। नकारात्मक प्रभाव में क्या है, तापमान बढ़ेगा, पौधों में रोग बढ़ेंगे, मानवों में भी रोग बढ़ेंगे, क्योंकि रोग बढ़ते हैं तापमान बढ़ने के कारण, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका कई चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो वो क्या होता है, वो रोगों को बढ़ाने में जो है सहायक होता है। उसके बाद क्या होता है, हमने देखा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों के जल में भारी जो है अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। समुद्र के जल में वृद्धि होगी, समुद्र के जल में वृद्धि से क्या होगा, मौसम की दशाओं में परिवर्तन हो जाएगा, बाढ़, सूखा, ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, ठीक है। तटीय प्रदेश डूबने लगेंगे। अब इससे क्या होगा, मौसम की दशाओं में जब परिवर्तन होता है तो जैव विविधता को भी नुकसान होगा। जैव विविधता को नुकसान होगा तो फसल की उत्पादकता कम होगी, क्योंकि कई सारी फसलें होंगी जो उस मौसम में उनकी उत्पादकता नष्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो बहुत सारी फसलों की, बहुत सारी बीजों की क्या हो जाएगी, उत्पादकता नष्ट हो जाएगी, या फिर वो उतने गर्म मौसम में उनका वृद्धि नहीं हो सकेगी, वो पनप नहीं पाएंगे, उनकी खेती करना नहीं संभव हो सकेगा। और बेसिकली सबको मिला के क्या हमें बहुत बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यदि हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो। उसके बाद अब आगे देखेंगे कि IPCC की एक रिपोर्ट है, उसने बताया है कि यदि विश्व का टेम्परेचर यदि 2 डिग्री सेल्सियस पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और 3 डिग्री सेल्सियस पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी हमने ऊपर एक रिपोर्ट की चर्चा की थी, हमने बताया था कि अगर ऐसा ही रहा तो 21वीं सदी के अंत तक 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अब वही यहाँ है कि अगर 6 तो बात छोड़िए, अगर 2 बढ़ता है तो क्या होता है
कि विश्व भर में कोरल मोर्टेलिटी प्रवाल मर्त्यता की घटना होगी। ठीक है, इसको हमने जो आपका प्रवाल के बारे में पढ़ा रहे थे, कोरल्स के बारे में हमने पूरा क्लास एक पढ़ाई थी, उसमें हमने इसके बारे में बताया था कि कोरल्स क्या होते हैं, वो एक तापमान होता है जहाँ पे वो जीवित रह सकते हैं। तो जब तापमान बढ़ता है तो क्या होगी, वही बता रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो विश्व भर में क्या होगा, कोरल मर्त्यता की क्या होगी, घटना घटित होगी। और क्या होगा, और होगा ये कि पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है उसका 1/6 भाग जो है बदल जाएगा। जैसा अभी है पृथ्वी पे इकोसिस्टम, उसका 1/6 वर्तमान स्वरूप से बदल जाएगा। और जितनी प्रजातियां हमको पता है उनमें से 1/4 भाग जो है विलुप्त हो जाएगा, विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएगा 1/4 प्रजातियां, अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और अगर 3 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ा दिया जाएगा तो स्थलीय जीवमंडल का एक नेट कार्बन सोर्स की ओर प्रवृत्त होगा। इसको समझने से पहले पहले हम 2 चीज़ें समझेंगे। एक चीज़ हम समझा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि तभी ये चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। एक होता है कार्बन सिंक, एक होता है आपका कार्बन सिंक, एक होता है आपका कार्बन स्रोत, एक होता है आपका कार्बन स्रोत। तो कार्बन सिंक क्या है, देखिए सीधी सी बात है, जो कार्बन को सोख ले, सिंक मतलब सोख ले, इतना याद रखना है, जो कार्बन को सोख ले वो क्या है, कार्बन सिंक है। और जो कार्बन का कारण बने, यानी कि जो CO2, इसको बेसिकली CO2 का समझिए, जो CO2 को सोख ले वो कार्बन सिंक है। और जहाँ से CO2 निर्मुक्त हो यानी कि निकले, स्रोत हो, सोर्स हो जो कार्बन CO2 का, उसको बोलते हैं कार्बन स्रोत। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे आपका ये है एक महासागर, यहाँ पे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। या फिर आपकी ये पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत सारे वन हैं, जंगल हैं। अब होगा क्या, अगर ये क्या करते हैं, ये CO2 का उत्सर्जन भी करते हैं और CO2 को ग्रहण भी करते हैं। CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। तो CO2 को ग्रहण करके ये क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ये भी क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो मान लीजिए इतने वन हैं, तो देखिए इतने आपके वन जो हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भोजन बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, और आपका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना लेते हैं भोजन, और ये त्यागते भी हैं, क्योंकि जब श्वसन की क्रिया, आपको ये ध्यान रखना है कि श्वसन की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो हम लोगों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड ही त्यागते हैं। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब खाना भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तब वो ग्रहण करते हैं, लेकिन सांस वाली प्रक्रिया में हम लोगों के जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो जब ये ग्रहण कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो ये ग्रहण करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है मात्रा, और जो इनके माध्यम से उत्सर्जन वाली मात्रा होती है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो वनों के द्वारा CO2 का उत्सर्जन होता है, और जो इनके द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है CO2 की, ग्रहण ज़्यादा करते हैं और उत्सर्जन कम करते हैं। तो यानी कि अगर मान लीजिए 10 यूनिट कार्बन की रही होगी तो ये 10 यूनिट लिए और 3 यूनिट उत्सर्जित किए, तो टोटल क्या हो रहा है, टोटल ये हो रहा है कि ये कार्बन को सोख रहे हैं, यानी कि कार्बन को कम कर रहे हैं नेचर से। तब ये इनको कहा जाता है कार्बन सिंक। तब क्या बोला जाता है, कार्बन सिंक। कार्बन सिंक, जैसे इनका भी उदाहरण था, ये फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये भी कार्बन को क्या होते हैं, जो भी कार्बन है उसको लेकर के भोजन बना देते हैं महासागरों के अंदर। तो इनको भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्बन सिंक। लेकिन जब वैश्विक तापन बढ़ता है ना, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, वैश्विक तापन बढ़ने के कारण इनके माध्यम से जो ग्रहण की जाने वाली कार्बन की मात्रा है और जो इनके माध्यम से उत्सर्जन वाली कार्बन की मात्रा है, उनमें अंतर हो जाता है। ग्रहण ये 5 करेंगे और उत्सर्जन ये 7 करेंगे। तो अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स, क्योंकि ग्रहण 5 किए, 2 का अंतर आ गया। अब ये कार्बन मात्रा बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। तो जो इन्वायरमेंट से कार्बन की मात्रा को घटा दे उसे कहा जाता है कार्बन सिंक, और जो इन्वायरमेंट से कार्बन की मात्रा को बढ़ा दे उसे कहा जाता है कार्बन सोर्स। क्या बोला जाता है, कार्बन सोर्स। इस एक लाइन समझाने के लिए हमने सोचा कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो इन चीज़ों में। देखिए, तो यहाँ पे लिखा है, यहीं का था कि हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं। ये लिखा है कि स्थलीय जीवमंडल का नेट कार्बन स्रोत, स्थलीय जीवमंडल जो है वो एक नेट कार्बन सोर्स की ओर प्रवृत्त होगा। अभी जो हमारा वायुमंडल, जो हमारा जीवमंडल है पूरा का पूरा, ये क्या बन जाएगा, ये कार्बन सोर्स बन जाएगा। अगर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अभी जैसे हम हैं कि ठीक है अभी कार्बन सोर्स नहीं बना है, इसमें जितनी कार्बन आ रही है, ठीक है, अगर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कार्बन सोर्स बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे उत्सर्जन होने वाली कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पूरा जीवमंडल क्या हो जाएगा, कार्बन के उत्सर्जन का एक कारक बन जाएगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा टेम्परेचर। आपको यहाँ से याद क्या करना है, याद करना है कि कार्बन सोर्स क्या है
और कार्बन सिंक क्या है, कार्बन सोर्स क्या है, कार्बन सिंक क्या है, हमने आपको समझा दिया। और 1/, यहाँ पे देखिए 1/6 भाग रूपांतरित हो जा रहा था, यहाँ पे 1/5 भाग रूपांतरित हो जाएगा इकोसिस्टम का। और 30% जो ज्ञात प्रजातियां हैं वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगी। यहाँ पे 1/4 यानी कि 25% थी, तो यहाँ पे 30% थी। ये कब होगा, जब पूर्व औद्योगिक स्तर से, यानी कि जब धरती का यहाँ पे सॉरी संसार में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उसके पहले जो धरती का टेम्परेचर था उससे अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तब ये चीज़ें होंगी, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये चीज़ें होंगी। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूखा, बाढ़ की बारंबारता, यानी सूखा देखेंगे, बाढ़ देखेंगे, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, चक्रवात, तूफान, इन सब की जो है जो ये आपदाएं हैं इनकी क्या होंगी, इनकी मात्रा में वृद्धि होगी, बारंबार ये चीज़ें होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको फैक्ट देखने को मिलेगा ये भी आपको नहीं याद रखना है, हमने आपकी समझ के लिए यहाँ पे चीज़ों को दे दिया है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि 1990 से 2100 के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। ठीक है। 1990 से 2100 के मध्य। 1900 ईस्वी के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अभी तक हो चुकी है, और अनुमान कितना है कि 1.4 से 5.8 की वृद्धि होगी। ये अनुमान है और ये हो चुकी है। ये क्या है, होगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये संभावना है कि कितनी हो सकती है। और ये क्या है, ये है कि अभी तक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिमपेटियों के पिघलने की आशा है। अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली है, हिमपेटियों का मतलब है जो आपके ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। पर्वत में जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है। समुद्री सतह में वृद्धि, अब क्या होगा जब ये तो पहली चीज़ हो गई टेम्परेचर के बारे में। क्या होगा कि जब हिमपेटियाँ बढ़ेंगी, ये जब ग्लेशियर्स आपके पिघलेंगे तो समुद्र और महासागर के लेवल में वृद्धि हो जाएगी। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ाया। ये वहाँ पे क्या लिखा है कि पूरा डेटा लिखा है कि पिछले हिमयुग से अब तक लगभग 390 फीट समुद्र सतह में वृद्धि हो चुकी है। वर्तमान में वार्षिक वृद्धि की दर 2 मिलीमीटर अनुमानित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्तमान में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 3 मिलीमीटर है। ठीक है। फिजी में समुद्र तल में वृद्धि 0.5 मीटर प्रति वर्ष है। यहाँ पे फिजी में कितनी है, 0.15 यानी कि 6 इंच प्रति वर्ष है। कहाँ पे, फिजी में। तो ये चीज़ें आपको एक आध बार पढ़ लेनी है, और यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि वर्तमान में कितनी है, 3 मिलीमीटर है। बाकी यहाँ से ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो बेसिक, जिसे कभी कभी आपसे बहुत फैक्चुअल पेपर बनाएगा तो इन चीज़ों को पूछ सकता है, वो भी जब बहुत कठिन चीज़ों को बनाएगा, लेकिन हम कंटेंट पूरा आपको दे रहे हैं। और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है। समझाने वाली चीज़ें हम क्लास में आपको सारी चीज़ें समझा दिए हैं। अगर किसी को कोई, अभी ये अंतिम स्लाइड है हमारी, ठीक है, और इसको भी हम समझा ही चुके हैं। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है। स्थल पे जो घासे पेड़ पौधे होते हैं, सेम वही समझिए, समुद्र के जो पेड़ पौधे हैं, घासें हैं, वो आपके पादप प्लावक हैं। ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, किसमें, सागर में, महासागरों में, जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो जैसे घास होती है, सेम वही चीज़ जो है करते हैं पादप प्लावक। इसको भी हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स को बहुत अच्छे से समझा था जब हम शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, हमने बताया, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हमारी। इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है। ये सब हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। क्या होती हैं, घासें होती है, घास को बकरी खाई, पूरी एक श्रृंखला बनती है ना, बकरी को शेर खाया। उसी प्रकार फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं समुद्र में, उस फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, सपोसी होती हैं। सपोसी को क्या खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, फिर उनको मांसाहारी खाते हैं। तो जो फूड चेन होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो सुपोषण के माध्यम से खुद से जो है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि पादप प्लावक का वही महत्व है सागर में जो घास, जो स्थल पर घासों का होता है, और इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला प्रभावित होना स्वाभाविक है। यदि किसी कारण से महासागर का पादप प्लावक मूर्तया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में उस महासागर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अभी क्या है, अभी महासागर क्या है, कार्बन सिंक है। क्यों कार्बन सिंक है, क्योंकि महासागर जो है वो कार्बन को सोखने का काम करते हैं। मतलब अगर वो उनसे जो है उत्सर्जन होने वाली कार्बन की मात्रा और जितनी वो ग्रहण कर ले रहे हैं वो कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यानी कि जो महासागर है, हमने यहाँ पूरा समझाए थे अभी हमने आपको कि जैसे जो आपके महासागर हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये खूब सारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रहण करके खाना बनाते हैं, और इनसे जो महासागर से उत्सर्जन होने वाली कार्बन की मात्रा है ये बहुत कम है। यानी कि अगर ये 10 यूनिट लेते हैं तो 2 यूनिट उत्सर्जित करते हैं। एक उदाहरण बता रहे हैं, तो 8 यूनिट ये जो है वायुमंडल या आपके इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सोख रहे हैं ना। तो जो सोख ले, जो आपके इन्वायरमेंट से कम करे जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड को, वो क्या कहलाती हैं, कार्बन सिंक कहलाती हैं। और जो आपके इन्वायरमेंट में बढ़ाएं वो क्या कहलाती हैं, कार्बन सोर्स, यानी कि कार्बन का स्रोत कहलाती हैं। बस सिंपल सी चीज़ें हैं, कई बार समझा दी है। ठीक है। कई बार समझाने के चक्कर में क्लासें हो जाती हैं लंबी। अगला हमारा क्या है, इससे पूर्णतः ना
इसके पूर्णतः नष्ट हो जाने से महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से नहीं घटेगा। ये कोई बात नहीं है, एक पॉइंट था PYQ का, तो हमने इसको सम्मिलित कर लिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जितनी इंपॉर्टेंट थी हमने आपको बता दिया है। जलवायु परिवर्तन का कारण है, अगला ये क्वेश्चन है कि यहाँ शामिल किया हमने ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का चरण, प्रदूषक। तो आप कहेंगे कि भाई सब कारण जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से सब संबंधित हैं जलवायु परिवर्तन से। अब आप बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हमने बहुत कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझा दें। यदि कहीं हमने कुछ नहीं समझा पाया हो, कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सुझाव है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम आप इतना बेहतर कर पा रहे हैं और इससे भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश रहेगी। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर कहीं पे आपको कुछ चीज़ें न समझ में आई हो, कहीं पे कोई त्रुटि हुई हो, तो आप लोग बताइएगा, तथा साथ में ये भी बताइएगा कि आपकी क्लास कैसे लगी। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि एकदम समय पे आपकी जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी क्लास, जिसको हमने प्रॉमिस किया आप लोगों से कि इसको साथ समय आपको कंप्लीट करवा के दिया जाएगा विद PDF नोट्स, ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और वो करवाई जाती रहेंगी जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होगा। और इसके बाद भी आप लोग अगर कोई सब्जेक्ट बोलेंगे तो वो कवर करवाया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे कंटेंट आने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कंटेंट बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि कहीं पे कुछ त्रुटि लगती है, आपको कुछ सुझाव की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।